Now this is set number 30/1/3. Examination was held on 17th February 2026. Now section A, question number 1 to 20 are multiple choice questions of 1 mark each. Its first question is, for any number n, 6 raised to power n ends with the digits 0, 6, 3 and 2. अगर हम n की यहाँ वैल्यूज़ रखें 1, 2, 3, तो उसमें उसको सॉल्व करें तो एंड में कौन सा डिजिट आता है ये हमको बताना है. 6 raised to power n, सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 ऑनवर्ड. अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो 6 आता है, 2 रखते हो तो 36 आता है, 3 रखते हो तो 216 आता है. तो आप देखो एंड में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. सो 6 raised to power n ends with the digit 6. So what is the option? B is the option. Now question number 2. The graph of y is equal to fx is given. ये आपको ग्राफ दिया गया है. The number of zeros of fx is. There are 4 options. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा. तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो गए, 0. तो कोई यहाँ पर ज़ीरो नहीं है. सो नंबर ऑफ zeros आर 0. सो A is the option. Now the third question. If a pair of linear equations in 2 variable is represented by 2 coincident lines, then pair of equations has a unique solution, 2 solutions, no solution, an infinite number of solutions. आपको पता है कि 2 लाइंस जब वो हम ड्रॉ करते हैं, अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएं तो हमारे पास क्या उसका रिजल्ट का क्या रिजल्ट होता है. इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. सो एवरी पॉइंट इज ए सोल्यूशन. दोनों लाइंस आपकी इकट्ठी बन गई तो देन एवरी पॉइंट इज ए सोल्यूशन. सो इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. Pair of linear equation in 2 variables is represented by 2 coincident lines, then it has infinite number of solutions. So D is the option. Now fourth question. The common difference of the AP this is, there are 4 options. आपको right option बताना है. तो आपके पास ये AP है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, दिस माइनस दिस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 2√2 माइनस √2 क्या आ जाएगा, √2. अगर आपको नहीं समझ आता तो यहाँ पर √2 कॉमन लेके देख लो, ब्रैकेट के अंदर 2 - 1 आ जाएगा. सो √2 इज द आंसर. सो A इज द सोल्यूशन. A इज द ऑप्शन. Now the fifth question. If triangle ABC and triangle DEF are similar such that 2AB is equal to DE and BC is equal to 8 centimeter, then EF is equal to, there are 4 options. Now ABC is similar to triangle DEF. Sides proportional कर लो. कैसे करोगे, AB upon DE, BC upon EF and AC upon DF. तो ये आपने proportional कर ली. Instead of DE you will write 2AB. This is given to you. AB से AB कैंसिल हो गया. 1/2 is equal to 8/EF. So क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे EF की वैल्यू 16 आ जाएगी. So which is the option? D is the option. Now the sixth question. The midpoint of the line segment joining the points this and this lies on the x-axis, y-axis, origin, neither x-axis nor y-axis. आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. इसका मिड पॉइंट देखना कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ओरिजिन पे, या ये कहीं पर भी लाई नहीं करेगा, ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे. आप इसका मिड पॉइंट निकालो. मिड पॉइंट निकालना आता है 5 + 6/2 - 4 + 4/2. वो आ जाएंगे 11/2 0. इट मीन्स 5.5 एंड 0 आ गया. 0 वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0. वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, वाई कोऑर्डिनेट इज 0. मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. अगर आपकी y की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट लाई करेगा. सो A इज द ऑप्शन. Now the 7th question. Given that sin theta is equal to A/B, then cos theta is equal to, so there are 4 options. So there is 2 methods. फर्स्ट कि आप वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, वहाँ से फाइंड कर लो आप कॉस थीटा की वैल्यू. मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लिखती. A/B होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 - A² / B². कॉस स्क्वायर थीटा इज B² - A² / B². कॉस थीटा इज √B² - A/B. सो C इज द ऑप्शन. ये प्लस माइनस में आता है, माइनस नहीं लेते, प्लस लेते हैं. सो इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो C इज द option.
Now the 8th question. If cos A is 1 by 2, then the value of sin square A plus 2 cos square A is. There are 4 options. Cos A is 1 by 2. Cos A is 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की. सो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री. यहाँ पर A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. इंस्टेड ऑफ A राइट 60 डिग्री. इंस्टेड ऑफ A राइट 60 डिग्री. इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करोगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 5 by 4. सो B इज द ऑप्शन. Now the 9th question. The string of a flying kite is tied to a point on the ground. The length of the string between the kite and the point on the ground is 80 meter. The string makes an angle of 30 degree with the ground. The height of the kite above the ground is. There are 4 options. ये स्टेटमेंट को चाहिए 1 नंबर का सम है, बट स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है. बिटवीन द काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 80 मीटर. तो दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. तो यहाँ पर दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये आपका पॉइंट है, यहाँ पर काइट है, और ये काइट, ये आपकी स्ट्रिंग है विच इज 80 मीटर. दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस पॉइंट. वी आर टू फाइंड द हाइट. So h by 80 is equal to sin 30. h by 80 is equal to 1 by 2. h is equal to 80 by 2. That is 40 meter. So height is equal to 40 meter. So B is the option. Now this is the 10th question. If TP and TQ are two tangents to a circle with center O from an external point T, so that POQ is 120 degree, then PTQ is equal to. There are 4 options. Now this figure is given to you. So I have written this as angle 1. This is I have written as angle 2, and this is given 120 degree. We are to find this angle. So PTQ. So angle 1 is 90 degree. You know radius is perpendicular to tangent at the point of contact. Similarly, this is 90 degree, and this is given 120 degree. तो quadrilateral में अगर 3 एंगल्स आपके पास होते हैं तो आप 4th निकाल लेते हो. तो मैंने यही यहाँ पर किया है. तो ये आपका एंगल 1 भी 90 का आ गया, 2 भी 90 का आ गया, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. यहाँ पर सारे एंगल्स हमारे पास है, तो मैंने PTQ निकाल लिया विच इज 60 डिग्री. सो A इज द ऑप्शन. Now the 11th question. In the given figure, PA is tangent from an external point P to a circle with center O. If POB is 125 degree, then APO is equal to. There are 4 options. आपके पास ये एंगल 125 डिग्री गिवन है, तो आपने ये वाला एंगल निकालना है. तो आप पहले यहाँ से ये निकाल लोगे, और ये आपको पता है 90 डिग्री का है, तो 2 एंगल्स आपके पास हो जाएंगे. तो ट्राइंगल का 3rd एंगल आप फाइंड कर लोगे. सो POP इज 125 डिग्री. एंगल 1 इज 180 माइनस 125, दैट इज 55 डिग्री. OA इज परपेंडिकुलर टू PA. यू नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंड POAO इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया. इट मीन्स APO निकालना है, तो 180 में से आप दोनों एंगल्स का सम माइनस करोगे तो 3rd एंगल आ जाएगा विच इज 35 डिग्री. सो D इज द ऑप्शन. Now 12th sum. Shown in the given figure is a circle with center O. The area of minor sector is 7 centimeter square. Area of the circle is. There are 4 options. So यहाँ पर आपके पास area of the minor sector, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस एरिया इज गिवन 7 सेंटीमीटर, एंड थीटा की वैल्यू 30 गिवन है. आपके पास 30 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 12. आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सर्कल. इसका मतलब आप इसमें पाई की वैल्यू चेंज मत करो, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 84, एंड दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल. सो C इज द ऑप्शन. Now the 13th sum. In a given figure, O is the center of the circle. XYZ is an arc of the circle subtending an angle of 45 degree at the center. If the radius of the circle is 32 centimeter, then the length of the arc XYZ is. There are 4 options. हमको इसकी लेंथ बतानी है, और इसकी लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास हमें मालूम है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. आर हमारे पास है, थीटा हमारे पास है. सो हमने फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास 8 पाई आ गया. सो B इज द ऑप्शन.
Now the 14th question. The radius of a sphere in centimeter whose volume is 36 pi centimeter cube is. There are 4 options. Now volume of the sphere is given 36 pi. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला मालूम है हमें 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई. यहाँ से हमारे पास आर क्यूब आ जाएगा. आर क्यूब इज 27. आर क्यूब कैन बी रिटन एज 3 raised to power 3. So r is 3. So A is the option. Now the 15th question. If the mean and mode of a data are 12 and 21 respectively, then the median is. There are 4 options. आपके पास मीन है, आपके पास मोड है. मैंने ये फॉर्मूला इस रूप में याद किया हुआ है, इस फॉर्म में याद किया हुआ है. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. याद करवा दूँ मैं आपको भी. पहले मैं मीन लिखती हूँ, फिर मीडियन लिखती हूँ, फिर मोड लिखती हूँ. मीन, मीडियन, मोड. देन 3 माइनस 2 इज 1. सो यहाँ 1 एक तरह से यहाँ पर 1 है, 3 माइनस 2. सो दिस इज हाउ आई हैव लर्न दिस. मीन, मीडियन, मोड. 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. और यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी. सो यहाँ पर 21 प्लस 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन. 3 मीडियन इज इक्वल टू 45. मीडियन इज इक्वल टू 15. सो C इज द ऑप्शन. Now 16th question. A die is thrown once. Probability of getting a number other than 3 is. There are 4 options. Sample space में नंबर आ जाते आएंगे 1 2 3 4 5 6. अदर देन 3 प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए? नंबर अदर देन 3. 3 नहीं चाहिए. इसका मतलब हमारे हाथ में कितने हैं? 5 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर अदर देन 3 इज 5/6. दैट इज C इज द ऑप्शन. Now the 17th question. The HCF of 960 and 432 is. There are 4 options. So 960 के factors बना लो. These are the factors. 432 के factors बना लो. These are the factors. HCF में आप इन दोनों में से छोटी पावर लोगे. 2 raised to power 4. इसमें कॉमन, इसमें आप 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको देखोगे तो इसमें से छोटी पावर वाला लोगे 3. That is 48. So A is the option. Now 18th question. The natural number 2 is a prime number, composite number, prime as well as composite, neither prime nor composite. तो 2 आपका क्या नंबर है? 2 आपका क्या नंबर है? 2 इज ए प्राइम नंबर. यहाँ पर आके बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 क्या है. प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होता है? A prime number is a number which has exactly 2 factors, the number 1 and the number itself. 2 can be written as 2 into 1. So एक तो वही 2 बना, दूसरा फैक्टर बना 1. So it is a prime number. So 2 is a prime number. So कौन सा ऑप्शन आया? A is the option. Assertion and reason based questions. Questions number 19 and 20 are assertion and reason based questions. 2 statements are given. One labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Select the correct answer to these questions from the options A, B, C and D as given below. A. Both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion A. B. Both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of the assertion A. C. Assertion A is true but reason R is false. D. Assertion A is false but reason R is true. Now the 19th question. Assertion A. The polynomial Py this has 2 zeros. Reason R. A quadratic polynomial can have at most 2 zeros. The polynomial Py has 2 zeros. तो इसको आप अगर इसके जीरोस निकाल दें तो Py 0 लिख दो. y² + 4y + 3 मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो. आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे y + 3 y + 1. आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. तो एक आ जाएगा -3, एक आ जाएगा -1. सो -1 -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सो द गिवन पॉलिनोमियल हैज 2 zeros. सो इट इज ए ट्रू. Second, a quadratic equation has at most 2 zeros. And this is again a true statement because अगर हम जनरल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो इसका पावर क्या है? 2. इट्स पावर इज 2. सो इट हैज एट मोस्ट 2 zeros. सो तो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? A इज द ऑप्शन. Reason R is the correct explanation of assertion A. Now the 20th question. Assertion A. The probability that a leap year has 53 days, 3 Mondays, is 2/7. Reason R. The probability that a non-leap year
has 53 Mondays is 5/7. Now this is true, this is false. इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ why this is true and why this is false. So हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? C. So assertion A, there are 3. Now लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366. अगर हम 366 को 7 से डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करने के बाद 52 मंडेज आते हैं और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा. तो इट मीन्स 2 days आर लेफ्ट. तो जो कंप्लीट डेज आएंगे, कंप्लीट मंडेज आएंगे 52 आएंगे, बट जो 2 दिन आपके बच जाएंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा. इट मीन्स 2 दिन क्या हो सकते हैं? वो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे. तो यहाँ पर ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? 7. तो उनमें मंडे कहाँ पर आया? यहाँ पर आया, यहाँ पर आया. सो प्रोबेबिलिटी इट हैज़ 53 मंडेज इज 2/7. सो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट ना. अब रीजन आर को देखते हैं. देर आर 365 डेज इन नॉन लीप ईयर. अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट 52 मंडेज आएंगे और जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचेगा. इसका मतलब एक दिन बच गया हमारे हाथ में. वो दिन हमारा मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब हमारे पास 7 ऑप्शंस है. टोटल 7 है और मंडे होने के चांस 1 है. सो प्रोबेबिलिटी इट हैज़ 53 मंडे इज 1/7. सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. सो assertion A is true, reason R is false, so C is the option. Now section B, question number 21 to 25 are very short answer type questions carrying 2 marks each. 21st question is, do the points P, Q and R form a triangle? If so, name the type of triangle formed. अगर आपके पास, आप यहाँ पर P, Q, Q, R, P का आप इनकी लेंथ निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालोगे, लेंथ निकालोगे. यहाँ पर आप पी क्यू, क्यू आर और पी आर की लेंथ निकालोगे. तो यहाँ पर पी एंड क्यू आपके पास इनके कोऑर्डिनेट्स हैं. पी क्यू के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आपके पास 6 आ जाएगा. क्यू आर पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आपके पास √34 आ जाएगा. पी आर पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आपके पास √34 आ जाएगा. तो अगर आप देखोगे इन दोनों को ऐड करो वो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों को ऐड करो वो इससे बड़ा आएगा, और इन दोनों को ऐड करो तो वो इससे बड़ा आएगा. इट मीन्स these points form a triangle, and since this is √34, this is √34, so 2 lines are equal, so it is a isosceles triangle. So this form an isosceles triangle. Now question number 22. If tan theta is 24/7, then find the value of sin theta plus cos theta. Tan theta is 24. It means perpendicular upon base is 24/7. Perpendicular is 24k, base is 7k. यहाँ से आप hypotenuse निकाल लो, that is 25k. So sin theta is 24/25, cos theta is 7/25. इन दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास 31/25 आ जाएगा. Now 22nd question B part. If cot theta is 7/8, then find the value of 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 plus sin theta 1 minus sin theta is a plus b, a minus b is a square minus b square. a plus b, a minus b is 1 minus cos square theta. 1 minus sin square theta is cos square theta, 1 minus cos square theta is sin square theta. This is cos theta by sin theta whole square. That is cos theta whole square. That is cot theta whole square. Cot theta is given 7/8 whole square. That is 49/64. इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई that is 49/64. So that is the answer. Now question number 23rd. 2 concentric circles are of radii 5 cm and 4 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Now ये आपका फिगर बनता है. तो यहाँ पर ये आपका आउटर सर्कल है, ये आपका इनर सर्कल है. यू कैन से दिस इज द लार्जर सर्कल, दिस इज द स्मॉलर सर्कल. तो लार्जर सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर. और ये जो इस बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के को टच कर रही है. इसका मतलब बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल का टेंजेंट है.
सो हमको बताना है कि ये जो लेंथ कितनी है, इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है। यू सी दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाओगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर आती है तो हमें पूरी लेंथ बतानी है, तो दिस इज 6 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, इट मीन्स दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो टोटल 6 हो जाएगी। तो this is how you will do this. Outer circle has radius 5 centimeter, inner circle has radius 4 centimeter. You can use the word larger and smaller. Larger circle has radius this, smaller circle has radius this. Chord of the larger circle touches the smaller circle. So chord AB is tangent to the smaller circle. OC is perpendicular to AB. In triangle OCB, angle C is 90 degree. OC is 4 centimeter, OB is 5 centimeter, CB square is equal to OB square minus OC square. So CB आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। Perpendicular from the center to the chord, bisect the chord. So AB is 2 CB, that is 2 into 3, that is 6. तो जो भी मैंने आपको पहले समझाया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। Now the 24th question. Find a quadratic polynomial whose zeros are this. So let this be alpha, let this be beta. Sum of the zeros find करो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करो। सम ऑफ द जीरोस करोगे 10 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करोगे a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बी 13। तो आपको एक पॉलिनोमियल बनानी है। फॉर्मूला कैसे लिखते हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13। सो दैट इज द आंसर। Now 25th question A part. In triangle ABC, DE is parallel to BC. If AD is x, DB is x minus 2, AE is x plus 2 and EC is x minus 1, then find the value of x. तो यहाँ पर ये फिगर यहाँ पर मैंने ये सारे लिख दिए हैं। तो आप अगर ये इसके पैरेलल है देन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस बाय बीपीटी थ्योरम। तो आप इसको लिखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ x as 4. So that is the answer. Now 25th question B part. This figure is given to you in the given figure above. In the figure given above, triangle ABC is similar to triangle XYZ. Then find the value of x and y. अगर दोनों सिमिलर हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल में कर लो। तो अगर इसको ध्यान से लिखोगे ना, जो जैसा आपको उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में वैसा ही लिखना है। ए बी सी एक्स वाई जेड। सो ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड, ए सी अपॉन एक्स जेड। साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो। इन दोनों को लोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को डिस्कस करोगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 24/5 दैट इज 4.8 एंड y की वैल्यू 5 दैट इज द आंसर। Now section C. Question number 26 to 31 are short answer type questions carrying 3 marks each. 26 question A part. If x is this, y is this, then prove that x minus h upon a whole square plus y minus k upon b whole square is 1. तो आप पहले इसको लिखो, x is equal to h plus a cos theta, x minus h upon a is equal to cos theta आ जाएगा। पहले h को इधर ले जाओ, x माइनस एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, x माइनस एच अपॉन ए इज कॉस थीटा। सिमिलरली y इज इक्वल टू k प्लस b साइन थीटा इज गिवन टू यू, y माइनस k इज इक्वल टू b साइन थीटा, y माइनस k अपॉन b इज साइन थीटा। अब आपके पास इसकी वैल्यू भी है, आपके पास इसकी वैल्यू भी है। आपने क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। Instead of this write cos theta, instead of this write sin theta. This is cos square theta, this is sin square theta. Cos square theta plus sin square theta is 1. So हमने प्रूव कर दिया left hand side is equal to right hand side. Now 26 question B part. Prove that tan A upon 1 plus sec A minus tan A upon 1 minus sec A is equal to 2 cosec A. So यहाँ पर मैंने LCM ले लिया, LCM लेके हमने ये न्यूमरेटर लिख लिया। आप लिख सकते हो, आपको लिखना आता है। अगर नहीं आता तो क्या करते हो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखी, इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो।
इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, ये और ये कैंसिल हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखो, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से लिखना। देन I have minus 2 tan A sec A upon 1 minus sec square A. 2 tan A sec A, ये माइनस मैं नीचे ले गई और दिस बिकम्स sec square A minus 1 and this is the formula for tangent square A, tan square A. So यहाँ से tan A कैंसिल हो गया, 2 sec A upon tan A. This can be written as 2 upon cos A. Sec A can be written as 1 over cos A. tan A can be written as sin A over cos A. तो वो जब ऊपर जाएगा तो it will be written as cos A upon sin A. So 2 upon sin A, that is 2 cosec A. So left hand side is equal to right hand side. Now 27th question A part. In the given figure, triangle ABC is a right angle triangle in which angle B is 90 degree, AB is 4 centimeter, BC is 3 centimeter. Find the radius of the circle inscribed in the triangle ABC. तो आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में मैंने आपको ये लाइन और ये लाइन ज्वाइन कर ली और ये इस पे रेडियस है, दिस इज आर एंड दिस इज आर एंड हमको क्या निकालना है, ये आर निकालना है। हमारे पास ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, हमको ये आर निकालना है। तो सबसे पहले हम, और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, तो ये आपका पाइथागोरस से आपकी हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी, तो वो आप निकाल सकते हो। एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9, ए सी स्क्वायर इज 65, ए सी इज 5। तो आपके पास ए सी आ गया। अब आप क्या करने वाले हो, इस बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब क्या करोगे, उसके बाद ये 3 ट्राइंगल्स देखोगे, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, इन तीनों का भी एरिया निकाल लोगे और उनको ऐड करके आप इस बड़े ट्राइंगल के एरिया से, दैट इज 6 सेंटीमीटर से इक्वेट कर दोगे। तो इसका जो एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और उन तीनों को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, वहाँ से हमारा आर आ जाएगा। ऑन द नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू डू दिस। नाउ area of triangle BOC is half into BC into R, half into 3R, that is 3 by 2R. Area of triangle AOB half into AB into R, half into 4 into R, that is 2R. Area of triangle AOC is half into AC into R, that is half into 5 into R, that is 5 by 2R. Now area of triangle ABC is area of BOC plus area of AOB plus area of AOC. Area of triangle ABC हमने निकाल लिया, that is 6 is equal to 3 by 2R plus 2R plus 5 by 2R. इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 is equal to 3R plus 4R plus 5R, 12 is equal to 12R, R is equal to 1. So radius is equal to 1 centimeter. फिर से देख लो, हमने इसमें इस बड़े ट्राइंगल में उसका एरिया फाइंड किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी, दैट इज हाफ इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बड़े ट्राइंगल का एरिया आ गया। उसके बाद हमारे पास ये 3 छोटे ट्राइंगल इसके अंदर बन रहे हैं, तो इसका एरिया हाफ इंटू बी सी इंटू आर, हाफ इंटू ए बी इंटू आर, हाफ इंटू ए सी इंटू आर, और ये लिख के तीनों को ऐड करके किसके इक्वल कर दोगे, 6 से, वहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको पॉज करके आप इसको भी देख सकते हो, मैंने पहले भी समझा दिया, अब दोबारा भी इसको पॉज करो और जो मैंने अभी आपको बात बताई है वही यहाँ पर लिखी है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो 1 सेंटीमीटर। Now 27th question B part. In the given figure, if a circle touches the side QR of triangle PQR at S and extended sides PQ and PR at M and N respectively, then prove that PM is equal to half of PQ plus QR plus PR. Now ये आपके पास फिगर गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास अब देखो हमें क्या निकालना है, दिस PM is half of PQ प्लस क्यू आर प्लस पी आर। फिर से देखो, पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये इसका पेरीमीटर है, तो इसको हाफ ऑफ दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हो, पहले तो आपके पास
this PM is equal to PN, QM is equal to QS and RN is equal to SR. So ये चीज़ें हमारे पास तीनों हैं because tangents drawn from an external point to the circle are of equal length. उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सब कुछ है. अच्छा, सेकेंड, अब आप PQ, QR और PR को ले लो. PQ is PM minus MQ. QR is QS plus SR. PR is PN minus RN. तो मैंने यहाँ पर लिख लिया PQ प्लस QR प्लस PR, वो हमने लिख लिया यहाँ पर, और इनको ऐड कर दिया तो यहाँ पर भी ये सारे ऐड हो गए. अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ इस साइड पे PM चाहिए, तो PM को मत छेड़ो, मैंने ये गलती से कट कर दिया था, ये नहीं छेड़ना. देखो मैंने यहाँ से शुरू किया PQ प्लस QR प्लस PR. PQ की जगह क्या लिखा, PM माइनस QM. QR की जगह क्या लिखा, QS प्लस SR प्लस PR की जगह क्या लिखा, PN माइनस RN. मुझे इस साइड पे PM चाहिए था, तो PM को PM, इसको नहीं कुछ लिखना. QM की जगह हमने क्या लिखा, QM की जगह हमने QS लिख दिया, ये QS लिख दिया. एंड ये आपका QS का QS है, SR का SR है, और PN की जगह हमने PM लिख दिया. और RN किसके इक्वल है, RN SR के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने SR लिख दिया. ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया. PM कितना आ गया, 2 PM आ गया. तो नेक्स्ट पेज में PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR, ये मैंने लिखा है. सो दिस इज द रिजल्ट. PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू PM. सो PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR. दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. Now question number 28. A right circular cylinder and a right circular cone have equal bases and equal heights. If their curved surface area are in the ratio 8:5, then find the ratio between the radius of their bases to their height. तो आपके पास एक सिलेंडर है, एक आपके पास कोन है. इसकी हाइट आपके पास h है, तो इसकी भी हाइट h है, क्योंकि दोनों की सेम है. इसका रेडियस r है, तो इसका भी रेडियस r है, बिकॉज दोनों का रेडियस भी सेम है. तो यहाँ पर हमने इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें रेशो दिया हुआ है. तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRh. इसका कर्व सरफेस एरिया होगा πRL. तो मेरे पास L नहीं है, तो यहाँ पर h है, ये r है, तो L आपके पास आ जाएगा पाइथागोरस से √h² प्लस r². तो ये मेरे पास L आ जाएगा. तो यहाँ पर मैंने दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशो लिया है. सो ये मैंने सब लिख दिया इनका. और देन दोनों का कर्व सरफेस एरिया का जो रेशो है 2πRh अपॉन πRL इज इक्वल टू 8/5. यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, 2h अपॉन l इज इक्वल टू 8/5. मैं यहाँ से 2 भी कैंसिल कर सकती थी, चलो कोई बात नहीं, आप करना चाहो तो कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ l राइट √h² प्लस r² इज इक्वल टू 8/5. तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ. सो 2h अपॉन √h² प्लस r² इज इक्वल टू 8/5. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी विल हैव 100h² इज इक्वल टू 64, ब्रैकेट में आ गया h² प्लस r². 100h² इज इक्वल टू 64h² प्लस 64r². 100h² माइनस 64h² इज इक्वल टू 64r². 36h² इज इक्वल टू 64r². 36/64 इज इक्वल टू r² बाय h². 6/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r बाय h होल स्क्वायर. सो यहाँ पर r बाय h आ जाएगा 6/8. सो r और h की जो रेशो आ जाएगी 3:4. दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. तो यहाँ पर एक और चीज़ देख लो, अगर यहाँ से भी 2 आप इसको 2 से डिवाइड करते तो ये आपका और इजी बन जाता. तो प्लीज़ अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो तो कर सकते हो. Now question number 29. 2 different coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, at most one tail, a head and a tail? देखो सैम्पल स्पेस में आपके पास अगर 2 कॉइन टॉस करते हो तो सैम्पल स्पेस बनती है HH, TH, HT, TT. हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल. सो पहला क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट वन हेड. अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब समझो कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम एक चाहिए, एक से ज़्यादा भी चलेगा. सो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, कम से कम एक हेड TH, HT, और एक से ज़्यादा भी हेड चलेगा तो HH. सो
एटलीस्ट वन हेड, इसको हिंदी में समझ के देख लो कि कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम इतना चाहिए, इससे ज़्यादा भी चलेगा। सेकेंड है, सो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड इज 3/4, 3/4। सो सेकेंड, एट मोस्ट वन टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, बट एक से कम भी चलेगी। सो फेवरेबल केसेस फिर से यही आ गए, TH, HT एंड HH। और एट मोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा एक टेल चाहिए, एक टेल चाहिए, एक से ज़्यादा टेल नहीं होनी चाहिए। सो आपका यहाँ पर भी एट मोस्ट वन टेल में आपका आंसर आएगा 3/4। ए हेड एंड ए टेल, हेड एंड ए टेल में फेवरेबल केसेस कितने आएंगे, TH एंड HT, 2 आ गए, 2/4। सो आंसर इज 1/2। सो दैट इज द आंसर। Now 30th question, prove that √3 is an irrational number। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये जो भी स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं वो ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से करके जाते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस हियर। Now question number 31, find the ratio in which the x-axis divides the line segment joining the point this and this. Also find the point of intersection. Now let this point is A, this point is B। इसके कोऑर्डिनेट्स -6, 5 ले लो, इसके -4, 1 ले लो। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो x and 0 होगा। सो दिस पॉइंट डिवाइड्स AB इन द रेशियो K/1। तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, K × -4 + 1 × -6 अपॉन K + 1 एंड y यहाँ पर 0 है, इज इक्वल टू -K + 5 अपॉन K + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास K की वैल्यू 5 आ गई। नाउ P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 5/1। तो यहाँ पर आपको x के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो आप x ये ले लो, आप K की वैल्यू 5 ले लो, इसको आप सॉल्व करो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 13/3। सो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा -13/3 एंड 0। सो दैट इज द आंसर। नाउ दिस इज सेक्शन D। Question numbers 32 to 35 are long answer type questions carrying 5 marks each. Question number 32A, state and prove basic proportionality theorem। ये थ्योरम आप सबको आती है, जब भी कोई स्टूडेंट 10th में अपीयर होता है तो मुझे लगता है वो ये थ्योरम करके जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेट एंड प्रूव। स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए, बहुत बारी ये पूछा जाता है, इसकी स्टेटमेंट भी लिखो और उसको प्रूव भी करो, तो बच्चे स्टेटमेंट याद नहीं करते। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इस थ्योरम की आपको स्टेटमेंट भी आनी चाहिए और फिर उसका थ्योरम का प्रूफ भी आना चाहिए। तो मैं ये इसको यहाँ सॉल्व नहीं कर रही, आप इसको कर सकते हो, आप कर लेना। 32nd question B part, in the given figure CM and RN are respectively the median of triangle ABC and PQR. If triangle ABC is similar to triangle PQR, then prove that triangle AMC is similar to triangle PNR, and second is triangle CMB is similar to triangle RNQ। आपके पास ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, और CM is median in this triangle and RN is median in this triangle. If this is a median, it means AM is equal to MB. If this is a median, then PN is equal to NQ. You can also say AM is half of AB, MB is half of AB, PN is half of PQ, RNQ is half of PQ. So ये चीज़ आप इसकी हेल्प से आप ये दोनों चीज़ें प्रूव करोगे। आपके पास ये ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब उनके एंगल्स भी इक्वल है, उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल है। तो आप इसकी हेल्प लेने वाले हो, और सेकंड आप हेल्प लेने वाले हो मीडियन की। दिस इज ए मीडियन, सो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। ऑन द नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। सो आई हैव मेड दीज फिगर्स अगेन। So given that triangle ABC is similar to triangle PQR, that is given to us. It means A is equal to P, B is equal to Q and angle C is equal to angle R. तो यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। सेकेंड, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये हमारे पास साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में है, जिनकी हम हेल्प लेने लगे। टू प्रूव ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने सिमिलर करने हैं।
तो अब हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये लिख लिया। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ से डिवाइड करो, सो हाफ ऑफ ए बी इज अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए एम, बिकॉज दिस इज द मीडियन, इट मीन्स दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। सो आपने हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया, हाफ से इसको डिवाइड किया, इट मीन्स आपके पास हाफ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, ए एम, हाफ ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, पी एन। सो ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब आपके पास क्या बना, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सेकेंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो ये इन दोनों चीज़ों से हमारे पास क्या आ गया, SCS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। सिमिलरली हम दूसरा भी प्रूव कर देंगे, टू प्रूव ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। अब हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, मैंने ये लिखा है। तो आपने लिख दिया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ से डिवाइड किया, हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू। सो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर है, एम बी के, हाफ ऑफ पी क्यू किसके बराबर है, एन क्यू के। सो वी हैव बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन एन क्यू। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों एंगल पहले ही बराबर है। तो अगेन आपका SCS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, the marks obtained by 80 students of class 10th in a mock test of mathematics are given below in the table. Find the median and mode of the data. आपके पास मार्क्स दिए गए हैं 0 and above, 10 and above, 20 and above, 30 and above, so on. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास है 80, 77, 72, 65, 55, 43, 28 and so on. तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है और यहाँ पर लिखा हुआ है 0 एंड अबव। तो सबसे पहले जब अगर हमने मीडियन और मोड निकालना है तो इसको क्लास इंटरवल्स में चेंज करना पड़ेगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऑनवर्ड। और यहाँ पर भी ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 0, 8, 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरफ लिखी हुई है, या कह लो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुई है, तो इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से सम शुरू करने से पहले आपको पहले ये करना पड़ेगा। अगर ये स्टूडेंट्स को नहीं आता तो आप ये सम अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, और अगर आपको अदरवाइज ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपका सम शुरू होगा। सो 0 से अबव, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 आपके क्लास इंटरवल्स बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लास इंटरवल्स बना दिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब ध्यान से देखो 0 एंड अबव, 0 एंड अबव आपके यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 80। 0 एंड अबव, 0 से बड़े कितने स्टूडेंट्स हैं, 80। 10 से बड़े कितने स्टूडेंट्स हैं, 77। 20 से आगे 72। तो यहाँ पर 0 से 10 करोगे तो 80 माइनस 77 करोगे, तो 0 से 10 के बीच में कितने आएंगे, 3। 10 से 20 के बीच में कितने आएंगे, 77 माइनस 72, 5। 20 से 30 में कितने आएंगे, आपके पास आएंगे 72 माइनस 65, दैट इज 7। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लास इंटरवल्स में चेंज किया है और इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज किया है। फ्रीक्वेंसी इज 80 माइनस 77, 3। 10 to 20 में 77 माइनस 72, 5। 20 to 30 में 72 माइनस 65 इज इक्वल टू 7 एंड सो ऑन। तो अगर आपने ये चीज़ पहले सीखी हुई है तो ही आप वहाँ पर कर सकते हो, अदरवाइज ये सम आपका रुक जाएगा। तो पहले मैंने क्लास इंटरवल्स लिखे और फ्रीक्वेंसी लिखी। अब मेरा ये सम बन गया, ये क्लास इंटरवल्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। मुझे क्या निकालना है, मीडियन। अगर मीडियन निकालना है तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। 3 में 5 ऐड करो 8 में 7 ऐड करो 15 में 10 ऐड करो 25 में 12 ऐड करो 37 में 15 ऐड करो 52 में 2 में 12 ऐड करो 64 में 6 किया 70 में 2 किया 72 में 8 किया 80। तो पहले मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी। अब मैंने क्या किया कि इसमें n हमारे पास 80 था, n/2 कितना आ गया,
80/2 40, ये हमारे पास n है, n/2 करते हो 40 आता है। 40 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी आती है? 52। 52 के नीचे आप अंडरलाइन कर लो, इसको अगर अंडरलाइन करोगे इससे ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, इसके इधर फ्रीक्वेंसी बनती है, और ये आपके पास L है और H आपके पास 10 है। तो ये मैंने अंडरलाइन कर लिया। फिर से सुन लो, 40 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ से अब आप जब फॉर्मूला लिखोगे मीडियन का, L + n/2 - CF/F × H, आपके पास CF कौन सा लेना है, F कौन सा लेना है, L कौन सा लेना है, H कौन सा लेना है। तो यहाँ से इससे ऊपर आपका CF होता है, इसके साथ आपका F होता है, ये आपके पास L होता है, ये आपके पास H होता है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा, मीडियन = L + n/2 - CF/F × H, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कैलकुलेट किया और आपके पास आंसर आ गया 52। नाउ वी हैव टू फाइंड मोड। मोड के लिए क्लास इंटरवल्स है, फ्रीक्वेंसी है, तो आपको मोड में मालूम है, आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी लेते हो, उसको आप अंडरलाइन कर लेते हो। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ F1, उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2। तो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हो। फॉर्मूला क्या है? मोड = L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, कैलकुलेट करते हो, आपके पास आंसर आ जाता है 55। Now question number 34. Draw the graph of the pair of linear equation this and this. Calculate the area of the triangle formed by the lines so drawn and the x-axis. Calculate the area of the triangle formed by the lines so drawn and the x-axis. आपने ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ बना लेते हो, पॉइंट्स लेते हो। आपने ये वाली इक्वेशन ली और उसमें पॉइंट्स लिए। एक बार कोशिश किया करो, एक बार x0 लेके पॉइंट्स निकालने की, एक बार y0 लेके पॉइंट्स निकालने की, तो ग्राफ बनाना बड़ा इजी हो जाता है। और एक मैंने पॉइंट और ले लिया। सिमिलरली इसके मैंने पॉइंट्स लिए, x = 0 लिया, y निकाल लिया, y = 0 लिया, x निकाल लिया, और एक पॉइंट और ले लिया। 2 and 4 इज द वन जो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका 2 and 4 आना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर रफ सा फिगर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर यूज़ नहीं किया, तो ये आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपके x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट लिखना ज़रूरी है, इसके नंबर कट जाते हैं अदरवाइज। अब मेरे पास अब इन लाइन से और इस एक्स एक्सिस से मुझे इसका एरिया बताना है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना आता है? दैट इज 3, 1 2 3। ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 4 है। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 6 यूनिट्स। Now 35th question A part. A faster train takes 1 hour less than a slower train for a journey of 200 km. If the speed of the slower train is 10 km per hour less than that of the faster train, find the speed of the two trains. आपको दोनों ट्रेन्स की स्पीड बतानी है। तो आपके पास डिस्टेंस दिया गया 200 किलोमीटर और लेट द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। जो स्लोअर ट्रेन है वो इससे 10 किलोमीटर पर आवर धीरे चल रही है। इसका मतलब स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज x - 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपके पास 200 किलोमीटर है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन इज 200/x। डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज इक्वल टू टाइम। टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन 200/x - 10। इन दोनों का जो माइनस करके कितना आएगा? 1 घंटा। स्लोअर ट्रेन पे सपोज करो, स्लोअर ट्रेन पे मुझे 5 घंटे लगते हैं और फास्टर ट्रेन पे मैं 4 घंटे में पहुंच जाती हूँ। तो इसका मतलब दिस माइनस दिस, 5 - 4 शुड बी इक्वल टू 1। तो ये माइनस ये करना है। तो यहाँ पर ये गलती मत करना कि आपको ये माइनस ये कर दो, आपका सम गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ ये माइनस ये, तो इसको थोड़ा सोच लो, कोई एग्जाम्पल लेके सोच लो। सो दिस माइनस दिस इज 1, इसका एलसीएम ले लो। 200x - 200x - 10 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप ओपन द ब्रैकेट करो तो ये और ये कैंसिल हो जाता है। 2000/x² - 10x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगी। x² - 10x - 2000 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, x² - 50x + 40x - 2000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x - 50 इन द ब्रैकेट
प्लस 40 कॉमन आया, x माइनस 15 द ब्रैकेट इक्वल टू 0, x माइनस 50 x प्लस 40 इज इक्वल टू 0. सो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. इफ दिस इज 0 देन x इज इक्वल टू 50. इफ दिस इज 0 x इज इक्वल टू माइनस 40. माइनस तो आपकी हो नहीं सकती स्पीड, तो आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू 50. तो नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है. सो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, x की वैल्यू माइनस 40, नेगेटिव हो नहीं सकती स्पीड, सो x इज इक्वल टू 50. स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 50 माइनस 10 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. सो दैट इज द आंसर. नाउ 35th क्वेश्चन बी पार्ट. The sum of the areas of two squares is 640 meter square. If the difference in their perimeter is 64 meter, find the side of the two squares. तो जो आप चीज़ आपने निकालनी होती है उसको आप एक्सपोज कर लेते हो. Side of one square is x kilometer. Sorry, side of one square is x meter. Side of second square is y meter. तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. Side of square 1, एक को 1 का नाम दे दो, एक को 2 का नाम दे दो. Side of one square 1 is x meter. Side of square 2 is y meter. So area of one square is x square, area of the second square is y square. तो sum of the areas of two squares is 640. इसका मतलब according to question क्या बना, x square plus y square is equal to 640. और सेकेंड चीज़ क्या लिखी हुई है, द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर. इसका पेरीमीटर कितना आएगा 4x, इसका पेरीमीटर कितना आएगा 4y. सो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64 मीटर. सो हमें इनकी अब साइड्स निकालनी है. वी हैव दीज टू इक्वेशंस. तो मैंने एक से x की वैल्यू निकाल ली और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी. तो सब्स्टिट्यूट मेथड से मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली. सो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64. 4 कॉमन ले लो, x माइनस y इज इक्वल टू 64. x माइनस y इज इक्वल टू 64/4 दैट इज 16. सो x माइनस y इज इक्वल टू 16. x की वैल्यू y प्लस 16 ले लो. सो ये वैल्यू आप किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें. तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. y प्लस 16 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640. यहाँ आइडेंटिटी लगा दी और दिस इज इक्वल टू 640. तो इसको ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी. 2y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 384 इज इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड कर दो, y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पेज पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके y की वैल्यू फाइंड की है. सो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक आ गई हमारी y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इज इक्वल टू 0. मिडल टर्म स्प्लिट की 24y माइनस 8y माइनस 192 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इज इक्वल टू 0. y कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लो, y प्लस 24 कॉमन आ गया, y माइनस 8 इन द ब्रैकेट आ गया इज इक्वल टू 0. आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. एक y की वैल्यू नेगेटिव आ गई, एक y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई. नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि जो साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. सो y इज इक्वल टू 8. यहाँ से x निकाल लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16. सो x इज इक्वल टू 24. साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 24 मीटर, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज 8 मीटर. सो दैट इज द आंसर. नाउ दिस इज सेक्शन E. Question numbers 36 to 38 are case study based questions carrying 4 marks each. 36th question. A brooch is crafted from a silver wire in the shape of circle with a diameter of 35 centimeter. The wire is also used to create 5 diameters, dividing the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Based on the above information, answer the following questions. इस तरह से एक ब्रोच दिया हुआ है बना के आपको. First question is what is the radius of the circle? Second is what is the circumference of the brooch? Third, what is the total length of silver wire required? Third, what is the area of each sector of the brooch? Now his first question is what is the radius of the circle? So diameter is 35 centimeter, radius is 35 by 2, that is 17.5 centimeter. Its second question is what is the circumference of the brooch? It means circumference का फॉर्मूला आपको आता है 2 pi r. r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा. थर्ड ए पार्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड? तो कितनी लेंथ चाहिए आपको? एक तो यहाँ पर लेंथ चाहिए, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर इसकी लेंथ चाहिए, दूसरी 5 डायमीटर्स पर इसकी लेंथ चाहिए. तो आप क्या करने वाले हो, सर्कमफ्रेंस की लेंथ प्लस 5 डायमीटर्स की लेंथ आप इनको ऐड करने वाले हो और आपका आंसर आ जाएगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ ई सेक्टर ऑफ द ब्रूच?
तो एरिया ऑफ ई सेक्टर निकालने के लिए मान लो ये सेक्टर है आपका, तो आपको एंगल पता होना चाहिए। तो ये 360 का एंगल होता है। 10 आपके पास यहाँ पर सेक्टर्स बने हैं, तो आप 10 से डिवाइड करोगे तो 36 डिग्री आपका ये एंगल आ जाएगा। तो आपके पास आर भी है, आपके पास एंगल भी है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एक सेक्टर का आपके पास एरिया आ जाएगा। सो नेक्स्ट पेज पर मैं सेकेंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। सो सेकेंड इज व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रूच 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2। तो ये कट करोगे 110 सेंटीमीटर, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इट मीन्स लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स 5 इंटू 35 प्लस 110, ये आपका सर्कमफ्रेंस हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो इनको ऐड करोगे 285 सेंटीमीटर। थर्ड इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ई सेक्टर ऑफ द ब्रूच। पहले आप थीटा निकाल लो, थीटा के बाद एरिया ऑफ द सेक्टर फार्मूला मालूम है, फार्मूला लिखो, उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। तो आपके पास थीटा 36 डिग्री है, आर 35/2 है, एरिया ऑफ द सेक्टर फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 38,385/4, दैट इज 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर। Now question number 37. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato. The other potatoes are arranged 3 meters apart in a straight line with a total of 10 potatoes as shown in the figure. तो आपके पास यहाँ बकेट है, यहाँ पर 10 potatoes है, ये लेंथ पहली 5 मीटर है, नेक्स्ट में डिफरेंस आपका 3 मीटर का है। So a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back to the bucket to drop it in it, then returns to pick up the next potato. This process continues until all the potatoes are in the bucket. तो वो क्या करता है, यहाँ से एक पोटैटो उठाता है और उसको बकेट में डालता है, फिर वो सेकंड उठाता है, फिर वो बकेट में डालता है, फिर वो थर्ड उठाता है, फिर बकेट में डालता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो पहला पोटैटो उठाता है तो उसका 5 मीटर आना 5 मीटर जाना, मतलब वो 10 मीटर जाके इसमें डालता है। जब वो सेकंड पोटैटो उठाता है तो यहाँ से पहले यहाँ तक आता है, 5 + 3 8 मीटर आता है, फिर 8 मीटर वापस जाता है, फिर इसमें डालता है, so on. So आपके नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस लिखे हैं, देखो क्वेश्चंस क्या कहते हैं। दे आर 10 in number. So based on the above information, answer the following questions. First is what is the distance covered to pick up the first potato and drop it in the bucket? Second, what is the distance covered to pick up the second potato and drop it in the bucket? Third, A part, what is the total distance of the competitor has to run? Third, B part, if average speed of the competitor is 5 meters per second, then find the average time taken by the competitor to put all the potatoes in the bucket. Now distance covered to pick up the first potato and drop it in the bucket, that is 5 + 5 10 meter. मैंने आपको बताया था कि पहला पोटैटो 5 मीटर पे है, तो उसको पिक किया, वापस डाला, तो इसका मतलब 10 मीटर उसकी वॉक हो गई। सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द सेकेंड पोटैटो एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, तो वो वहाँ से चला, उसने 5 मीटर का कवर किया, सेकेंड के लिए 3 का किया, टोटल 8 हो गया, फिर वो वापस 8 मीटर गया। इट मीन्स टोटल कवर्ड डिस्टेंस हो गया 8 + 8 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर, सॉरी दिस इज मीटर। So distance covered to pick up the second potato and drop it in the bucket is 8 + 8, that is 16 meter. वो वहाँ से चला, उसने 5 मीटर कवर किया, फिर सेकंड के लिए 3 मीटर किया, टोटल 8 मीटर कवर करके उसने सेकंड उठाया, फिर वो वापस डालने गया, इसका मतलब वापसी में 8 मीटर, तो टोटल 16 मीटर। थर्ड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर हैज़ टू रन। तो हमारे पास ये AP आ गई थी, पहला डिस्टेंस 5 + 3 8 के बाद 3 का डिस्टेंस 11 देन 14, तो ये हमारे पास एक AP है। तो हमने अब क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो SN का फॉर्मूला लगेगा। सो नेक्स्ट पेज पे मैंने डिस्टेंस निकाला है। सो दिस इज एन AP, SN का फॉर्मूला लिखा n/2 2a + n - 1d। a हमारे पास 5 है, d हमारे पास 3 और n हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला लिखेंगे S10, तो आपके पास 10/2 2 × 5 + 10 - 1 × 3, ये आपके पास 185 मीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 185 जाने में, 185 वापस आने में, दैट इज 370 मीटर। तो यहाँ पर S10 है।
Third B part. If average speed of competitor is 5 meter per second, find the average time taken by the competitor to put all the potatoes in the bucket. तो total distance covered is 370 meter. Speed is equal to 5 meter per second. Average time कितना होगा? 370 divided by 5, that is 74 seconds. तो ये आपके पास जब total distance होता है, speed होती है, तो time कैसे निकलता है? Distance upon speed. तो that is 34 seconds. So that is the answer. Question number 38. Radio tower are used for transmitting a range of communication services including radio and television. The tower will either as an antenna itself or sport one or more antenna on its structure. On a similar concept, a radio station tower was built in two sections, 1A and 1B. Tower is supported by wire from a point O as shown in the figure. Distance between the base of the tower and point O is 6 meter. From point O, the angle of elevation of the top of the section B is 30 degree and the angle of elevation of the top of section A is 60 degree. Based on the above information, answer the following questions. Find the length of the wire from the point O to the top of section B. Find the length of the wire from the point O to the top of section A. Third A part, find the distance AB. Third B part, find the area of triangle OPB. Now third B part, find the area of triangle OPB. Now यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकालना है? तो ये हमारे पास सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है. यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है. इस पॉइंट से यहाँ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 60 डिग्री है. ये डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर है. तो एक पहले में हमने ये लेंथ निकालनी है, सेकंड क्वेश्चन में हमने ये लेंथ निकालनी है, थर्ड क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस ए बी निकालना है, डिस्टेंस ए बी निकालना है, एंड फोर्थ में हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ओ पी बी का हमने एरिया निकालना है. तो फिर से सुन लो. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये लेंथ निकालनी है, सेकंड क्वेश्चन में हमने ये लेंथ निकालनी है, थर्ड क्वेश्चन में हमने ये लेंथ निकालनी है, और फोर्थ क्वेश्चन में हमने आपका इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो अगर पहले क्वेश्चन में हमने ये लेंथ निकालनी है तो इसको मैं x का अगर नाम दे देती हूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 30 डिग्री. अगर नेक्स्ट में हमने ये निकालनी है देन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 60 डिग्री. थर्ड में अगर हमने इसकी लेंथ निकालनी है तो हम इसको कैपिटल H कह देते हैं, इसको स्मॉल h कह देते हैं. पूरी लेंथ हमारी h प्लस h आ जाएगी. तो हम दो ट्राइंगल्स को डिस्कस करके ये लेंथ निकाल लेंगे. थर्ड में हमारे पास ये डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस में हमने ये निकाल लिया हो, ये हमारे पास होना चाहिए. अगर ये हमारे पास है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमारे पास एरिया आ जाएगा. तो नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको सॉल्व किया है. सो आई हैव मेड दिस फिगर अगेन. फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम ए पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी. तो ये लेंथ निकालनी है. सो इन ट्राइंगल बी पी ओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू cos 30 डिग्री. 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू √3/2. √3x इज इक्वल टू 12. x इज इक्वल टू 12/√3. इसको रैशनलाइज कर लो तो आंसर आ जाएगा 4√3. Second, I find the length of the wire from a point O to the top of section A. So then in triangle APO, base upon hypotenuse 6 upon y is equal to cos 60 degree. 6 upon y is equal to cos 60 degree. तो यहाँ पर 6 by y is equal to 1/2, y is equal to 12 meter आ गया. So this is the answer of the second question. Find the distance AB in triangle BPO. H upon 6 is equal to tan 60 डिग्री. H upon 6 is equal to 1/√3. H को आपका 6√3 है, इसको रैशनलाइज कर लो 2√3 आ गया. इन ट्राइंगल APO H प्लस H अपॉन 6 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. H प्लस H इज इक्वल अपॉन 6 इज इक्वल टू √3. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्मॉल h की वैल्यू लिख लो तो यहाँ पर आ जाएगा 4√3. ये फिर से देख लो, एक बार फिगर मैं फिर से दिखा देती हूँ. तो मैंने आपका ये वाला ट्राइंगल डिस्कस किया. H अपॉन 6 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. दिस होल इज H प्लस H अपॉन 6 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. तो यहाँ से मैंने वहाँ से स्मॉल h की वैल्यू सेकेंड ट्राइंगल में सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास आंसर आ गया. सो H प्लस H अपॉन 6 इज tan 60 डिग्री. H प्लस H अपॉन 6 इज √3. H प्लस H इज इक्वल टू 6√3. H स्मॉल h की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली.
कर ली थी और वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो 4√3 आपका आंसर आ गया था. Find the area of OPB. Half of PO into PB, half of 6 into H. H की वैल्यू 2√3 है, तो this is 2 3s are 6, 3 2s are 6√3. So that is the area of the triangle OPB. So that is the answer.